मुख्तसर सर्द खुश्क दवा से खेलता है हम लोग। क्या सर्द खुश्क दवा से खेलता है? खाली तुम ट्रीटमेंट की पार्ट उठा के देखो, माजुल मोचरस, शरबत अंजीबार, माजुल सुपारी पाक, सफूफ सुपारी पाक पाउडर और कुछ बंदिश को 6 या 7 दवा से हमको पूरा गायनक संभालना पड़ रहा है। और पुराने जमाने में खाली ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स और मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर था, तो अब्बे मुदिर और एक आध यूट्राइन टॉनिक था। अभी जब से साइंस आगे बढ़े, छोटी छोटी चीज को, जैसे उनकी हार्मोनल डिसबैलेंस से लेके मुलेरियन हार्मोन से लेके, मतलब पूरी हार्मोन की डिसऑर्डर अलग, और ओवरी की डिसऑर्डर अलग, यूट्रस की डिसऑर्डर्स अलग, ये सब करके बहुत लंबा चौड़ा कर दिए। लेकिन हम उस हिसाब से अगर जाएंगे तो हमारे पास भी दवा कम पड़ेगी। लेकिन हमको बताया मैं फर्स्ट लेक्चर में प्रीवियसली, उसके अंदर याद रखने का, ज्यादातर औरतों के अंदर हार्मोनल चेंजेस होने की मेन फंडामेंटल रीजन है मेल और फीमेल में क्या फर्क है। एक आंख बंद करके एक मेल को और फीमेल को हाथ पकड़ के देखो, दुनिया का कोई भी बेवकूफ आदमी बोलेंगे औरत कहाँ होती है, आदमी कहाँ होता है। ये मलमस के थ्रू अंदाजा लगा सकते हैं इनकी जो नेचर में क्या फर्क है औरतों के और आदमियों में। औरतों के अंदर रुतूबत की गलबा है, इससे औरत हमेशा बर्दाश्त करने की सलाहियत रखता है। दर्द हो, जिस्मानी हो, जहनी हो, इमोशनल हो, स्पिरिचुअल हो, ये हर चीज को बर्दाश्त करने की कुवत आदमी से ज्यादा औरतों में। इवन दर्द से लेके हर चीज को बर्दाश्त करने की ताकत औरतों में दिया गया। पेन से लेके हामला, मतलब टरने के लिए सर पे उठाने की वजन भी आदमी से ज्यादा औरतों के अंदर है। यहाँ तक कि मुबाशरत के टाइम में भी औरत आदमी को बर्दाश्त करते हैं, कितने भी वजनदार आदमी रहने दो, जो औरत हो। लेकिन उल्टा अगर रहा तो आदमी को सांस फूलेंगी। मैं एक मिसाल बता रहा हूँ तुम्हें कि कितना बर्दाश्त करने की तरीका है। सो रुतूबी है, तो जाहिर सी बात है, रुतूबी मतलब ज्यादातर रुतूबी इज रिलेटेड टू सेक्रीशन एंड हार्मोन। तो सबसे ज्यादा हार्मोनल इनबैलेंस एंड हार्मोनल डिसऑर्डर फ्रॉम थायराइड टू वेदर इट ईस्ट्रोजन हो, प्रोजेस्टेरोन हो, प्रोलैक्टिन हो, जो भी हो, इवन टेस्टोस्टेरोन का भी मतलब औरतों के अंदर रहता है। जितने भी हार्मोनल चेंजेस सबसे ज्यादा मुतासर होते हैं औरत, क्योंकि बलगमीन से मुशाबियत रखता है। तो ज्यादातर औरतों को चाहिए था थोड़ा तहरीक और लिहाज से, तस्कीन नहीं चाहिए। लेकिन दुनिया आज तस्कीन की तरफ जा रहे हैं, तो औरत भी तस्कीन की तरफ गया। चलना फिरना, हाथ पैर खाली किचन में, खाली कुकिंग के अलावा ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी कम रहती। तो हमने जो डिस्कस किए थे ये जो पीरियड और मेंस्ट्रुअल पीरियड की और इरेगुलरिटी और उसके पर, इसके बाद में जो कॉमन टॉपिक आता है इसके अंदर, एक आता है डिस्मेनोरिया। डिस्मेनोरिया के अंदर भी फिर मजीद उसको तकसीम किया, स्पैस्मोडिक डिस्मेनोरिया, ये सब कह के मेनोरोजिया विथ डिस्मेनोरिया, मिनोरिया विथ, ये सब चीज मैं कंफ्यूजन में नहीं डालना। मैं एक बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। उसमें ये है कि डिस्मेनोरिया वही क्यों होता है, क्यों? क्योंकि डिस्मेनोरिया पेनफुल मेंस्ट्रुएशन को डिस्मेनोरिया, तो इसका भी बहुत सारे रीजन है। कभी जो मेनार के स्टार्ट होने के बाद में अभी तक नल्ली पा रहा है, अभी तक प्रेगनेंसी नहीं हुआ, मतलब डिलीवरी नहीं हुआ, तो सर्विस का जो एक्सटर्नल ओस, मतलब ओपनिंग बहुत छोटा रहता है, उसकी वजह से पेन होता है। कभी ब्लड क्लॉट होने की वजह से होता है, कभी कभी अंदरूनी तौर पर ब्लड क्लॉट होने की वजह से ज्यादातर होता है। तो ये जितने भी डिसऑर्डर है, कभी साख के अंदर स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी की वजह से बहुत लोग को पेनफुल होते हैं। कुछ लोग शादी के बाद में अच्छे हो जाते हैं, कुछ लोग डिलीवरी के बाद में अच्छे होता है। तो ज्यादातर यूट्रस में इम्तिला का चांसेस ज्यादा है कि रुतूबत, बेसिकली सबसे ज्यादा चेंजेस होने वाली एक जगह है यूट्रस एंड ओवरी, दूसरा कोई ऐसा नहीं है। तो वो उतना चेंजेस होने वाली कोई दूसरी मकाम नहीं है औरतों के अंदर, इंसानों की बॉडी के अंदर, जैसे ऑर्गन ओवरी और यूट्रस के अंदर। तो जाहिर सी बात है वो सबसे ज्यादा गैर तबई चेंजेस भी हो सकते हैं, जितना तबई चेंजेस अगर हो रहा था। तो इसमें पेनफुल के अंदर हम लोग डायरेक्ट क्या लिख के देते कि कोई पेन किलर लिख के देते, मॉडर्न साइक्लोपॉम, कोई भी एलोपैथी डॉक्टर हो या एलोपैथी कोई भी डॉक्टर एब्डोमिनल पेन के टैबलेट्स देते हैं। हम लोग को कभी बहुत ही परेशान होते, इतना पेन होता है कभी कभी डिस्पेनोरिक करने में, कभी पूरी गांव या शहर को समझ में आते फलाने जगह पे, मतलब फलाने इश्यूज हो रहे हैं इतना, मतलब कभी कभी बिस्तर पकड़ लेते हैं, कुछ लोगों को वोमिटिंग होता है, कुछ लोग हाथ पैर ऐसा क्लॉनिक एंड टॉनिक फेसेस, ये सब डिफरेंट
जनरल तौर पे अगर उसको मैनेज करने की तरीका है डिस्मेनोरिया का, आपको गर्म दवा से उसको मैनेज करना पड़ता है, याद रखो, फंडामेंटल है ये। मैं कभी कभी क्या करता है डिस्मेनोरिया, कुछ नहीं है दवा, मैं अबेल्तीत लिख के दे देते, अबेल्तीत से कभी गर्म है करता है वो सर्विस को, ब्लड को थोड़ा और क्लॉट को कम करता है गर्म दवा से। तो क्या होता है कि कभी भी अबेल्तीत दे रिजल्ट मिलता है, कभी अजराकी से रिजल्ट मिलता है, कभी कुर्स पुदीना से, पुदीना आइटम से, कभी कमूनी से रिजल्ट मिलता है, कभी कलौंजी से रिजल्ट मिलता है, कभी जंजेबिल सबसे बेस्ट, जवारी जंजेबिल, माजुन जंजेबिल। तो सबसे पहले होना चाहिए कि हमारे पास एक्यूट कंडीशन में जीपी में अगर डिस्मेनोरिया आ रहा है तो दर्द की गोली ढूंढते मत फिरो। पेशेंट की जो फराग, यानी कि इसके अंदर एक समझो फराग ही होना चाहिए, मतलब सर्विस के अंदर, ताकि खुलकर ब्रीडिंग आ जाए। कुछ लोग 1 दिन होता है, कुछ लोग 6 दिन होते हैं, ये सब ध्यान में मत रखो। फंडामेंटल प्रिंसिपल इसमें याद रखो, वो एक इम्तिलाई है, वो एक इम्तिला की वजह से पेन हो रहा है। इम्तिला का मतलब चीज फ्रीली आउट होना चाहिए, इस्तिफराग होना चाहिए। असबाब सित्ता ज़रूरिया के अंदर हमने पढ़ा है इस्तिफराग और इत्तिबास। अगर वह इत्तिबास से मुराद एकदम ये नहीं कि एक रुकावट आ गया बहने में, तो वो दिमाग में रख के इलाज किया करो। ये जरूरी नहीं कि डॉक्टर साहब डिस्मेनोरिया के लिए क्या दवा चाहिए, उसके लिए क्या दवा चाहिए। बेसिकली एल्वा, यानी कि सिब्र जिसको कहते हैं, वो इस जगह पे बहुत अस्सलाम इस्तेमाल वालेकुम सर। करते हैं सिब्र। वाल इस्लाम। तो इस्तिफराग के लिए मतलब गर्म दवा जरूरी है। हमने तो अबहल पढ़ा, हमने अलतीत पढ़ा, हमने बहुत सारे चीज को हमने मुदिरात के तौर पे पढ़ा, जो मुदिर बोल है वो मुदिर हाइज भी लिख के पढ़ा, लेकिन वो सब उसमें ध्यान मत रहो। तुम लोग खाली गर्म खुश्क फर्स्ट और सेकंड डिग्री सबसे बेस्ट है एज ए दवा के तौर पे, मुहल्लिल के तौर पे भी है, और मुलत्तिब मुदिर, ये सब कॉम्बिनेशन हमने जो इसमें पढ़ा कि इसमें ये मुफरदात के अंदर, तो वो अगर समझ हमको समझ में नहीं आ रहा है, कभी कभी हम लोग क्या कर सकते हैं, अभी घर में कुछ लोग को बोलते हैं कुछ नहीं गर्म पानी पियो, कभी कभी गर्म पानी से भी मैनेज कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि आप कोई चीज, कल मैं गया था हमारे अरमेस वैली में, तो वहां से मैं फ्रूट काट रहा था तो मेरी हाथ कट गया। अब वो अरमेस वैली में दवा लेके थोड़ी घूमता है, तो आधा कट गया, कट के मतलब ऐसा समझो इतना तक गया, मतलब इतना सीवियर ब्लीडिंग हुआ, सब परेशान हो गया। अब तो हम हकीम हैं, तो ये नहीं कि चलो भागो जल्दी स्टिच लगाओ। तो मैंने क्या किया, उसको मैंने थोड़ा सा, हमारे गांव में एक सिस्टम था पहले, जो चाय की पत्ती या शक्कर, किसी में एक चीज, तो चाय की पत्ती लेके एकदम फट करके उसके अंदर ऐसा रगड़ रगड़ के डाल के बांध दिया। विद इन 2-3 मिनट के अंदर ब्लीड, क्योंकि नर ये भी कट गया था, वीन्स भी, तो पूरा खून मतलब बंद हो गया। अभी मैं सुबह उठ के देखा तो ऑलमोस्ट हील हो चुके, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं आया। तो मैंने ना टीटी या इंजेक्शन या कोई चीज उसमें किया ही नहीं, वो मैं ऐसा काटे थे तो पूरा नाखून का भी आधा कट के निकल गया। तो बेसिकली अभी कभी ये जरूरी नहीं कि अजवाइन है, जीरा है, इतने भी मुद्दत, कभी कभी मैं क्या करता, गर्म पानी पियो या कोई भी गर्म अशिया से मतलब उनको राहत मिलता है। ये पहले हम घरेलू घरेलू जैसे मैनेज करने की चीज बताओ। मरीज रात में अगर अचानक पीरियड स्टार्ट हो गया तो कॉल करेंगे, तो हम आप क्या बोलेंगे कल आओ या परसों, ऐसा नहीं। तो उसमें जीरा बहुत बेहतरीन चीज काम करता है। कुछ तो को हुलबा, हुलबा का पानी, मेथी का पानी भी अच्छे काम करते हैं इसके अंदर। और क्या नाम उसके, क्या नाम, अदरक, अदरक का भी चाय या अदरक का चीज बना के, अदरक के ब्लैक टी बना के पीने से भी उनको उससे फायदा मिलता है, क्योंकि वो खुलना चाहिए बेसिकली। तो डिस्मेनोरिया के अंदर अगर ये नहीं कि हमेशा आप, ये तो बाद में हम लोग, दारचीनी ऑल्सो इज गुड, ये नहीं कि आप लोग हम लोग डायरेक्ट दवा, ये सब चीज छोटी छोटी हिकमत सीख के रखो। पेशेंट बोलेंगे यार आओ डॉक्टर साहब ने कोई चीज बताया, उसके बाद तक मुझे प्रॉब्लम नहीं, जब से गायनेकोलॉजिस्ट ने मुझे इतना टैबलेट खिला खिला के मेरे को मार डाला। ये पूरी महफिल में, शादी में, कहीं भी जाकर औरतों के डिस्कशन शुरू होता है। तो स्टार्टिंग किचन से स्टार्ट किया करो। बहुत सारी चीजें, हल्दी भी सबसे बेहतरीन चीज है, हल्दी भी, और मुरु थोड़ा सा, ये मुर भी है, मुर भी अच्छी इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये सिब्र है। इंशाल्लाह हम जब वो मुफरदात की लेक्चर सीरीज स्टार्ट करेंगे तो हम लोग सर प्लीज थोड़ा उसके लिए साउंड अलग तेज कर टॉपिक, दीजिए। तो एक
अलग टॉपिक ही हम लोग उसके ताल्लुक से बनाएंगे, क्योंकि इसके लिए क्या दो, क्या मतलब एक एक सिस्टम के लिए क्या मुफराद इस्तेमाल, वो टॉपिक में मैं नहीं जा रहा, नहीं फिर भटक जाएंगे, फिर हम लोग का टॉपिक और डिले हो जाएगा। तो यहाँ स्पैस्मोडिक डिस्मेनोरिया हो या डिस्मेनोरिया हो, उसमें आप डिफरेंशिएट करने की जरूरत है, क्योंकि एक हिस्ट्री पूछा करो। ब्लीडिंग या पीरियड इज विथ हेवी ब्लीडिंग विथ क्लॉटिंग है क्या पूछा करो। कभी कभी विथ क्लॉटिंग अगर हो रहे हैं तो आपको दवा थोड़ा सा दर्जा बदल के देना पड़ेगी, कि ब्लड क्लॉट होने की वजह से आपको मुहल्लिल दवा ज्यादा देना पड़ेगी, समझा। कभी कभी किल्लत हो रहे, ओलिगोमिनोरिया है, 1 और 2 डेज रहते, लेकिन ब्लीडिंग बिल्कुल एक पेनफुल हो रहे, तो वो हिसाब से कभी कभी सीवियर मेनोरेजिया के साथ ब्लीडिंग होता है, तो वो टाइम पे याद रखना ज्यादा गर्म दवा नहीं देने का। वहां कभी कभी सर्द खुश्क दवा देना पड़ता, तभी उसको दर्द, जैसे अफीन का कंटेंट हो, खसखस हो, आंवला हो, जवारिश आंवला, शाही हो, या सफूफ सैलानी हो, या कैप उम्मा जदीद हो, या कैप सैला, ये सब चीज के हल्का सा हेवी कसरत की ब्लीडिंग जैसे फाइब्रॉइड वगैरह में होता है, तो ब्लीडिंग रोकने के साथ साथ पेन भी कम हो जाता है। तो बेसिकली ये याद रखो, एक आपको रेडीमेड अगर समझो निवाला बना के अगर डायरेक्ट खाना है, तो याद रखो सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन है अब्बे तिंकार। अब्बे तिंकार 2 BD या अब्बे अल्तीत, इसमें कोई भी एक चीज इस्तेमाल करो, वेदर इट इज क्रॉनिक हो या अक्यूट, दोनों में। ये 2 BD तिंकार 2 BD, या इसमें कोई भी एक चीज अब्बे अल्तीत। और उसके साथ में मेहरिन एक टॉनिक, मेहरिन टॉनिक के तौर पे इसलिए देते हैं कि बेसिकली औरत ये चाहता भी है कि मुझे यूट्रस की, तो वो एक साइकोलॉजिकल भी रहते है, यूट्राइन टॉनिक दिए, क्योंकि आप अकबे अल्तीत दे दिया, गैनक के पास आया, तो ये पेट की दवा बोल के उस कंफ्यूज रहेंगी, तो एक साइकोलॉजिकल गेम है वो। तो मेहरिन 2 टीस्पून बीडी भी दे सकते, ओडी भी दे सकते, अगर मस्तूरी ने, मेहरी ने, और बहुत सारे प्रोडक्ट है इसके अंदर। हर हर कंपनी एक आध प्रोडक्ट निकालता है जिसके अंदर अशोक चाल मौजूद हो, तो वो एक सिरप 2 टीस्पून बीडी दे दो। और रात में खाने के तौर पर अक्सर ऐसे डिस्पेनोरिक पेशेंट के अंदर गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होते हैं, पेट फूलता है, 3-4 दिन बिस्तर पकड़ता है, तो हमेशा इट इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद सम जीआईटी इश्यूज लाइक ब्लॉटिंग एंड फ्लैक्चुलेंस। तो रात में एक आजिम या एक मुलयन, दोनों अलग अलग दवा नहीं, एक में दोनों, एक तो सनाई दे सकते हैं अगर पेशेंट बहुत ओबीज भी है। बेहतरीन कॉम्बिनेशन है जवारी जंजीबिल या माजून जंजीबिल। जंजीबिल मुसक्किन आलम है, मुदीर बौल है, मुदीर आइज भी है, मुसक्किन आलम है, सूजन को कम करता है, यूट्रस के लिए भी अच्छा है, मुश्तई है, मुतय्यब है, जहन है, बहुत सारे फायदे हैं इसके अंदर। तो वो एक 10 ग्राम रात में, मैंने बहुत सारे पेशेंट को दिया जिसके डिस्मेनोरिया क्रॉनिक सालों से, मतलब कुछ मत खाओ, सिर्फ एक दवा खाओ, माजिन जंजीबिल, एक दिन 3 महीना खा के आना, बाद में पहले आना नहीं, बीच में अगर दर्द हो रहा तो एक दर्द की गोली खा। एक हो गया। दूसरा जवारिश कलौंजी या जवारिश कामोनी, इसमें से कोई भी एक चीज दे सकते, तो 3 जवारिश हो गया, जवारिश कामोनी, जवारिश कलौंजी, जवारिश जंजेबिल, इसमें कोई भी चीज दे दो, तो 10 ग्राम। और आपको कभी कभी अनीमिया कंडीशन के अंदर भी कभी कभी कम होने की वजह से पेन होता है, तो मोमिया ही 1 मॉर्निंग ऐड कर दो। अगर पेशेंट बोले कि ओलिगोमिनोरे के साथ आ रहे, तो फराक और करने के लिए अब्बे मुदिर मौजूद है, जो क्लासिकल फॉर्मूला में, अब्बे मुदिर 2 BD दो, या शरबत मुदिर 2 BD। ये हो गया। दूसरी एक कॉमन मेडिसिन है जो हम लोग अरमस में इस्तेमाल करते, कैप अफसल। अफसल बेसिकली करंजुआ गरम खुश्क है, वो 3rd डिग्री, ये भी खोलता है, मतलब एक इस्तिफराक फराक बनाते हैं सर्विस के अंदर। ये एक फंडामेंटल कॉम्बिनेशन। इससे हटके ये रख के आप अगर पेशेंट ओबीस है तो उसकी ट्रीटमेंट अलग चेंज किया है, ये पेशेंट की इनफर्टिलिटी केस तो उसके साथ क्या ऐड करते, तो फंडामेंटल याद रखो, डिस्पेनोरिया वेदर इट इज स्पैस्मोडिक हो, वेदर इट इज माइल्ड पेन हो, या वेदर, ये चीज को याद रखो, दर्द की गोली आपको देने की जरूरत ही नहीं। लेकिन याद रखो इसमें पेट एसोसिएटेड रहता है, इसके अंदर मैदा, उसको कम से कम एक आध अब्बे तीत हो, या कुर्से पुदीना हो, या कुर्से अल्कलून हो, या कभी कभी अब्बे मेहदी, या जवारिश मुकव्वे मैदा, कोई भी एक मैदे की दवा, या सफूफ किसमिस। एक साथ पूरी दवा उठा के नहीं देने का, पेशेंट क्या बोलेंगे, डॉक्टर साहब मेरी जो डिस्मेनोरिया मैं बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन आपकी दवा बर्दाश्त नहीं हो रहा है,
ऐसे भी पेशेंट आके मजाक में बोलता है, क्योंकि वो पेशेंट्स होते हैं वो 3 दिन वो सोचते, तो वो कम करो। जिन जवारिस देने की जरूरत नहीं, टैबलेट से आप मैनेज कर सकते हैं बेसिकली। गरम दवा कुछ भी नहीं तो मेप्सिल उठा के दे दो, उससे भी पेन होता है। कि आपके अंदर कॉन्फिडेंट लेवल बढ़ना चाहिए, ये नहीं कि यार मेप्सिल डॉक्टर साहब ऐसे ही बोल देते हैं हकीम से, नहीं। मैं बोल रहा अपनी कैफियत के हिसाब से आपको गरम खुश्क दवा फर्स्ट और सेकंड डिग्री दवा दे सकते हैं। ओके, कभी कभी पेशेंट अगर समझे एसिडी के एपीडी के पेशेंट भी है, सफरा भी है, तो ध्यान रखो मेफ्सिल अफसिल वगैरह देने के टाइम में पेशेंट को बोलो अगर एपीडी अगर है तो एक एंटासिड सफोकिसनेसी उसके साथ में दिया करो, या मशरूबी आमला, कोई ऐसी चीज लाइट फर्स्ट डिग्री सर्द खुश दवा दिया करो, उससे पेन सबसे होगा। तो बहुत सारे पेशेंट आते हैं सबसे, कभी आपकी मैरिन से पूरी सही हो गया, 3 महीना हमने पी लिया, तो ये आपकी तजुर्बे के ऊपर है। आप तजुर्बा करते जाओ तो आपके ऊपर उसके रिजल्ट मिलते जाएंगे। इंशाल्लाह अपन फ्यूचर में मुफरत की बात करेंगे। तो ओलिगोमेनोरिया, पोलीमेनोरिया एंड ये जो पेनफुल मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर हमने डिस्कस की, दिस इज एक्चुअली फंक्शनली ये कंप्लेन लेके ज्यादातर औरतें आती, बाकी कोई चीज लेके आता ही नहीं। और तो अपन वॉकिंग ट्यूब्स, डॉक्टर साहब मैं आ रहा हूँ ग्रेजुअली, अभी ट्यूब तक पहुंचा नहीं, मैं जनरल टॉपिक चाहिए। अभी इसमें ये जो बताया जी, फंक्शनली एक गायनेकोलॉजिस्ट के पास भाग के आने वाली आइटम है। मेंस्ट्रुअल पीरियड का भी पेन है तो जनरल से ज्यादा गायनेको के पास जाता है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो या ब्लीडिंग कम हो, ये तीनों मेन गायनेक में शुमार करते हैं। बाकी जितने भी पीसीओडी, ये जो फाइब्रॉइड है और एंडोमेट्रोसिस है, ये सब न्यू जनरेशन डिजीज है। ये न्यू जनरेशन डिजीज नहीं है, डिजीज पहले है, लेकिन अल्ट्रासाउंड और स्कैनिंग का जो फैसिलिटी नहीं था पहले, तो ये सब चीज दिखता नहीं था। जो चीज दिखता नहीं है उसको गिनता नहीं था। अक्सर बोलते हैं ना कि जो दिखता है वो बिकता है, जो दिखता है वो बिकता है। तो पहले जमाने में ये चीज, ये जो वगैरह न होने की वजह से, ये सॉरी स्कैनिंग वगैरह, तो ये सब मालूम पड़ता था। जैसे हमारा अम्मी हो, दादी हो, इनको मल्टीपल फाइब्रॉइड, उनकी पॉलीसिस्टिक ओवरी भी, उनको एंडोमेट्रोसिस सब होएगा, लेकिन क्या है, देहात में ब्लीडिंग हो गया, बर्दाश्त किया, दर्द की गोली खाया, फिर 3-4 दिन महीना अच्छा होगा, अभी अगले साल पीरियड, अगले महीने पीरियड आएंगे, तब बर्दाश्त कर लेंगी सोच के। 10-10 डिलीवरी हो चुकी है हमारे अम्मी और दादी लोग को, कोई शिकायत नहीं था, करके भी फायदा नहीं था, कि ज्यादातर डॉक्टर की गायनाकोलॉजी डिपार्टमेंट ही नहीं था वो टाइम पे, ज्यादा उस जमाने में लोग इस्तेमाल करते थे। अभी ये सब न्यू जेन डिजीज है, ये हम बच्चे भी आते 14-15 साल के, वो उल्टा सीधा डॉक्टर में अपेंडिक्स बोल के करके देखे, पता चला एक छोटा सा पीसीओडी है। पीसीओडी की दवा इलाज करने की जरूरत नहीं। सो दिस आर द 3 मेन मेजर सिम्टम्स एज आई डिस्कस यू, उसकी वजह से हमारे पास पेशेंट आता है। अभी जो लेट न्यू जेन डिजीज में सबसे अव्वल नंबर में आते हैं पीसीओडी, देन आते हैं फाइब्रॉइड, देन ये एंडोमेट्रोसिस वगैरह, देन इनफर्टिलिटी एक पर्टिकुलर टॉपिक है, वो अपने बाद में डिस्कस। विल कम टू पीसीओडी। अक्सर हमारे पास पीसीओडी बोल के, अभी एक आदिवासी भी आएंगे ना, आदिवासी भी आके क्या बोलेंगे, डॉक्टर साहब मुझे पीसीओडी है। तो मैं आदिवासी के चेहरे देखता बोला, एसटीडी और आईएसटी मुझे मालूम, पीसीओडी मुझे मालूम नहीं, तो आपको समझाना पड़ेगा। तो वो कैसे समझाता है मालूम पीसीओडी, पीसीओडी ऐसे समझाता है, डॉक्टर साहब पीसीओडी है, पीसीओडी कैसे मालूम पड़ा? तो पर्चा दिखाएंगे यूएसजी का, देखो इसमें है। ये कैसे मिला आपको? ये हमने चेक किया। ये आपने क्यों चेक किया? ये डॉक्टर ने बोला चेक करने के लिए। अब डॉक्टर के पास क्यों पहुंची? मुझे पीरियड इरेगुलर था। तो अच्छा है ना, पीरियड इरेगुलर है तो वो मगजमारी से दूर रहेंगे। काय को पीरियड रेगुलर करना, 6-6 महीने में 1 साल रहने तो कोई प्रॉब्लम, आदमी को कोई तकलीफ नहीं, आप लोग को तो हर महीना तकलीफ होते, तो न होना तो अच्छा है ना। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, हमारी शादी होके समझो 10 साल हो गए, अभी तक बच्चा नहीं। अब देखो, पहले आमीन पढ़े, फिर लास्ट सूरा फातिहा पढ़ते पढ़ते आखिर बिस्मिल्लाह बोल रहे। अब मरीज को बोलो तो पहले फातिहा बिस्मिल्लाह करो, अऊदु बिल्लाह पढ़ो, फातिहा पढ़ो, बिस्मिल्लाह करो, आखिर तो आमीन बोलो। तुम अदालत में दाखिल होके फौरन डायरेक्ट मरीज जज के सामने पूरी की पूरी समझो सबूत पेश कर दे, तो जज क्या करेंगे?
आदमी के चेहरे में गुस्से से और हैरत से पूछे, अरे भाई काय के लिए आया है इस कमरे में तुम, क्या है? तो ऐसा है। तो तरीका क्या होना चाहिए? आप लोग या हम लोग अदालत में लड़ लड़के जहां हम रुक जाते तो वकील साहब क्या बोलते, ये सब मेरा बहस हो गया, हिस्ट्री हो गया, पूरी हिस्ट्री इसके ताल्लुक से, इसकी मिजाज, इसकी बीमारी की माहियत, ताल्लुक सब बता दिया। अब देखो अगर आपको फर्दर डाउट आ रहा है, शक आ रहा है, तो मेरे पास कुछ सबूत है, मैं आपके सामने पेश करूं। वो परमिशन लेके ये करते। अभी क्या करते हैं, हमारे सामने डायरेक्ट सबूत पेश करते हैं, मरीज के सामने इतनी सारी फाइल ला के रखते हैं। अब वो मरीज को छोड़ो, हमारे ग्रुप के जितने भी डॉक्टर्स है, ये ग्रुप के नहीं, पूरी यूनानी ग्रुप के डॉक्टर्स इतनी सारी सबूत मेरे सामने डाल देते और नीचे रखते, हकीम साहब रहनुमाई फरमाइए। तो मैं उसकी जवाब क्या देता, जितनी आपके सामने जो फाइल है उसको आग, आग लगा डालो, आपकी पूरी सोल्यूशन हो गया, रहनुमाई मेरे रहनुमाई एज पर लॉजिक। यानी ये तकलीफ आपको, इस रिपोर्ट से आपको तकलीफ हो रहा है तो रिपोर्ट को जला डालो। दिस इज लॉजिक, नो, बेसिकली नो कंप्लेन, नो हिस्ट्री, नो मिजाज, नो माहियत, डायरेक्ट रिपोर्ट। अक्सर हमारे पास पेशेंट ऐसे ही आता है, पीसीओडी के रिपोर्ट, डॉक्टर साहब बच्चा नहीं हो रहा, आखिर बोलेंगे, बोला तुमको 3 बच्चे हो गए, पीसीओडी रहने देना, क्या प्रॉब्लम? नहीं डॉक्टर साहब बोला पीसीओडी है। अरे भाई डॉक्टर साहब को प्रॉब्लम होगा, आपको प्रॉब्लम है तो आप बोलो ना। मशीन को प्रॉब्लम है, आप डॉक्टर को प्रॉब्लम है, आपको मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं तो फिर घर जाओ ना। आपको 4 बच्चे हो गए, अगर पीसीओडी की वजह से आपको इनफर्टिलिटी हो रही है तो डेफिनेटली यू हैव टू ट्रीट पीसीओडी। आपको कोई पेन नहीं, आपकी पीरियड रेगुलर है, आपकी पीसीओडी रहने देना, आफ्टर 40 सूख जाएंगे वो या खुश्क हो जाएंगे मेनोपॉज के बाद। तो पहले ये पूछा करो, पीसीओडी की रिपोर्ट भी लेके आ रहा था, व्हाई शुड यू कम टू मी, तुम मेरे पास क्यों आए? उस हिसाब से ट्रीटमेंट करो। मैं अक्सर अक्सर बार बार बोलते रहते हैं, अगर एक मुहासा भी लेके आए पिंपल्स का भी, पहले पूछो मेरे पास आने की वजह क्या है, किसी कॉस्मेटिक इशू है क्या, या शादी है क्या? यस, तो फिर जल्दी सही करके दो उसको। उसको तो मुंजित मुसिलिया 10-15 दिन का इलाज जल्दी उसको दो, एलोपैथी के से सिम्टोमेटिक रिलीफ दो, क्योंकि उसको अगले हफ्ते शादी है, या उसको पिक्चर में सीरियल एक्टर या ये उसको अगले डेट मिला है, तो सही करो। एक आदमी बोल रहा है कि मुझे पिंपल्स आ रहे हैं, तुमको क्या प्रॉब्लम? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरे दोस्त लोग, मेरे गांव वाले, घर वाले, क्लासमेट्स मुझे पर मजाक उड़ाते, तो ये साइकोलॉजी के लिए हो, तो उसको जवारी शाही दो, वहां से की टैबलेट गोली मत दो। एक बोल रहे बहुत दुखता है, डॉक्टर से बर्दाश्त नहीं हो रहा, तो इलाज अलग है। तो एक बोलते हैं वहां से रहने दो, इस उम्र में वो आता है, वो उसमें क्या करना है, उम्र होने के खत्म हो जाए। तो इवन एक मुहासा, एक पिंपल्स, एक एक्ने का भी ट्रीटमेंट करने से पहले एक सवाल किया करो पेशेंट से, क्यों ट्रीट करना है इसको? तो ये पीसीओडी के साथ भी किया करो, दर्द है तो फिर उस हिसाब से इलाज करो, ब्लीडिंग है तो उसके हिसाब से इलाज करो, इनफर्टिलिटी है तो उसके हिसाब से इलाज करो, साइकोलॉजी है तो उसके हिसाब से इलाज करो। हर चीज को एक ही दवा लिख के मत दो। यंग एज है तो ट्रीटमेंट अलग है। अगर एक 35-39 पेशेंट आ रहे तो उनको बोलो, अगर 40-45 तो बोलो तुम पीसीओडी है, नो डाउट। मैं ये नहीं बोल रहा पीसीओडी नहीं है, पीसीओडी का इलाज नहीं करना है। उसको काट के अगर फेंकेंगे तो दूसरे दिन वापस एक सिस्ट निकलेंगे, कुकुरमुत्ते के जैसे, फंगस के जैसे, कितने को। तो सबसे पहले हिस्ट्री टेकिंग के अंदर ये माहियत पूछा कर, व्हाट इज द दिस थिंग, व्हाई पेशेंट कम टू यू, दैट इज द चीफ कंप्लेंट, तुम्हारे पास आने की वजह क्या, वो हिसाब से उसको सीरियस लो। कुछ लोग को ऐसे बेदोगर दवा बगैर दवा देके, खाली भाषण देके, दैट्स डिपेंड। पेन है तो उसका इलाज करो, बड़ा ग्रोथ है, कभी कभी 3-3, 4-4 इंचेस का ओवरी में सिस्ट रहते हैं, कभी चॉकलेट सिस्ट होते हैं, कभी हिमोरेजिक सिस्ट होते हैं, कभी इन्फेक्टेड होते हैं, कभी अडहरेंट होते हैं, अलग अलग होते हैं, सब ट्रीटमेंट उसी के ऊपर है। आओ कभी कभी जैसे अभी इधर एक इतना बड़ा आ गया तो उसकी जो वजन से जो यूट्रस ओवरी जो खींचता है उससे बहुत सीवियर पेन होता है, तो पेन में भी द इश्यूज, तो ट्रीट करना जरूरी है उसको, क्योंकि उसकी साइज जो है ना, मैकेनिकल ड्रैगिंग, पुशिंग एंड पुलिंग हो रहा है, इसलिए उसको पेन हो रहा है, वो मैकेनिकल पेन है वो। तो यू हैव टू रिमूव या यू हैव टू गिव सम मेडिसिन फॉर द सिस्ट, अदरवाइज पेन विल नॉट सबसाइड। तो यहां याद रखने का इस चीज के अंदर पर्पस क्या है पीसीओडी की। तो वो होने के बाद में नेक्स्ट अपने एक सोचे थे, थॉट एक्सपेरिमेंट। अगर हम लोग ने चैलेंज किया किसी ने, पीसीओडी का ट्रीटमेंट यूनानी में किधर,
है क्या पूछे तो नहीं है। वो पॉलीसिस्टिक ओवरी बोल के हमने यूनानी में गुदद, त्रिफल गुददी बोल के एक दवा है क्लासिकल में, हमदर्द बनाता है। दूसरा क्या दवा देंगे हम लोग, त्रिफल गुददी के क्या लगा, या कहीं लिख के रखा है कि कोई किताब पढ़ के देखो, नहीं मिलेंगे। त्रिफल गुददी के अलावा कुछ नहीं। अब हर्मस का एक प्रोडक्ट आता है मार्जिन सारस, वो मैं कभी कभी इसमें भी देता है पीसीओडी में। एक्चुअली है वो सिरस हार्मोनल डिसबैलेंस स्पेशल थायराइड के लिए, कभी कभी मैं इसमें भी चला देता हूं। अब याद रखो, ये सिर्फ पीसीओडी की मामला नहीं है, और से सुनो, ये पीसीओडी का ही मामला नहीं, हर चीज का मामला इसे ही है। किधर है दवा, जैसे चिकनगुनिया है, या कोरोना है, या यूरिक एसिड का इश्यू है, किधर है यूनानी में। तो पहले माहियत को जानने की, कोई भी किधर भी दवा बताए, try to understand what is the mahiyat of that mars, what is the nature of that disease, what is the mizaj of that this thing, what is the कैफियत of that disease। वो कैफियत लेकर किस कैफियत की उम्र में, मतलब जवानी में कि शबाब में कि बूढ़े में, बूढ़े औरतों में जो जो मेनोपॉज होने के बाद में पीसीओडी की शिकायत क्यों नहीं होती। हार्मोन तो थोड़ा बहुत रहता है, कुछ की तरफ चले गए वो, अभी उसमें पीसीओडी नहीं आएंगी। और ज्यादातर पीसीओडी होते हैं यंग एज में, 18 to 25, क्योंकि हरारत भी चाहिए और रुतूबत भी चाहिए। हरारत कई के लिए चाहिए, साइज बढ़ाने की, रुतूबत क्या चाहिए, वॉल्यूम बढ़ाने की। ये दो माहियत पढ़ो। तो इसीलिए शिन्ने शबाब में और शिन्ने कहूलत में बहुत होता है। अब मसला ये होता है कि शिन्ने शबाब औरतों के हिसाब से जवान होने के अंदर, लेकिन आजकल 9 साल में भी पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं। 9 साल के अंदर पीरियड अगर स्टार्ट हो गया तो 9 साल से शिन्ने शबाब स्टार्ट हो गया मेनार्के से। तो रुतूबत याद रखना है कोई भी जगह पर। ये कॉमन उमूर है, कुली उमूर है। क्या उमूर है, कई की जगह, वेदर इट इज ट्यूमर, वेदर इट इज फाइब्रॉइड, कुछ भी हो, वो बढ़ने से उसकी माहियत हमेशा याद रख। कोई चीज अचानक की जगह पे ग्रोथ हो रहा है, तो ग्रोथ के लिए दो चीज चाहिए, याद रखो। ग्रोथ के लिए दो चीज चाहिए फिजिक्स के हिसाब से, गर्मी और तरी, तभी वो बढ़ता है। जैसे हवा, हवा के अंदर एक्सपेंशन की क्वालिटी है, आग में इतना नहीं है। आग के अंदर, सफरा के अंदर फैलने की और भागने की क्वालिटी है। सबसे अव्वल नंबर में पहुंचेगा कौन, आग, पीछे हवा पहुंचता है। दोनों में हरारत है, लेकिन आग के अंदर कुव्वत नफूज ज्यादा है, इसे अव्वल नंबर में वो पहुंचता है। इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी ज्यादा है, इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी ज्यादा है, इसलिए पहले पहुंचता है वो। हवा के अंदर फैलने की सलाहियत ज्यादा है, हवा जल्दी फैलता है, पानी भी इतना जल्दी नहीं फैलता। तो हमेशा याद रखना, फैलने की, बढ़ने की, वेदर इट इज पीसीओडी हो, वेदर इट इज ट्यूमर हो, वेदर इट इज बल्कि यूट्रस हो, वेदर इट इज एनी abnormal ग्रोथ हो, बस तुम्हारे अंदर याद रखना चाहिए ऋतु भी, ये नहीं कि दम भी अमराज है। और बलगमी में भी हो सकता है क्योंकि इसके अंदर रुतूबत की गलबा, लेकिन हरारत नहीं। एक बार बढ़ गया तो बढ़ गया, फर्दर बढ़ता नहीं। सफरा ऐसा नहीं कट करके बढ़ेंगे, वो रुक जाएंगे क्योंकि उसके अंदर खुश्की है। तो सबसे पहले कंफर्म करना, सिर्फ इसी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कोई भी चीज को बात, माहियत जानना जरूरी है। अगर मैं या अलाउद्दीन के बीच में, या कोई दूसरे डॉक्टर के बीच में अगर झगड़ा हुआ है, भले वो कोई चीज से हो, कोई वजूहत से, दुनिया के हिसाब से बिजनेस हो या दूसरे बात, लेकिन मेरी और अलाउद्दीन की एक माहियत की वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकते। दूसरे वाले, यार इतनी मामूली सी चीज के लिए तुम लोगों ने इतना बड़ा पंगा ले लिया, या इतना बड़ा लफड़ा ले लिया। तो वो बात से नहीं हुआ, हुआ वो हमारी माहियत के हिसाब से, तो बरस पड़ता। तो जैसे जो सिस्ट है, अगर किस मॉडर्न के हिसाब से सिस्ट को अगर डिफाइन किया तो हम लोग क्या बोलेंगे, नथिंग बट ए बैग लाइक स्ट्रक्चर विच फिल्ड विथ फ्लूइड। नाम से डर जाते हैं, बाबरा पॉलीसिस्टिक ओवरी, बैग लाइक स्ट्रक्चर फिल्ड विथ फ्लूइड। तो ज्यादातर आप ये बोल सकते हैं एक रुतूबी अमराज है, बस खलास। जबकि फाइब्रॉइड के अंदर
रुतूबत के साथ थोड़ा हरारत ज्यादा है, इसलिए गोश्त जैसे बनता है, वो गोश्त के लोतड़े जैसे रहते हैं। ये दो चीज याद रखो, दोनों में रुतूबत है लेकिन एक में हरारत ज्यादा है, एक में हरारत कम है। इस हिसाब से दवा देना है। अब इस दवा में खुश्की जरूरी है, सर्द खुश्क लेना है कि गर्म खुश्क लेना है, ये हमारे ऊपर है। अगर सपोज तमाम प्रॉब्लम एक बलगमी मर्ज आदमी को ये प्रॉब्लम अगर हो रहा है तो गर्म खुश्क दवा दे सकते पीसीओडी में। लेकिन ज्यादातर याद रखने का, पीसीओडी के अंदर सर्द खुश्क दवा से इलाज क्या करो। जैसे हमने समझो नजले हार में इस्तेमाल करते हैं आजकल, नजले हार की जो सेम लाइन ऑफ ट्रीटमेंट आप पीसीओडी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नजले हार में भी बहते रहते हैं, फ्लूइड एक्यूमुलेट होते हैं, बहुत इरिटेशन होते हैं बाइल, ये इस्तेमाल किया करो। तो क्या दवा हम लोग इस्तेमाल करेंगे इसमें? इसमें सर्द खुश्क दवा में अंजिबार है, आंवला है, मोचिरस है, कैप उम्मा जदीद है, कैप सैलानी ले, सफूफ सैलानी ले, सुपारी पाक है। देखो कितना वो जमाने में उन लोग के हिसाब से उन लोगों ने सोचा भी नहीं होगा कि वो टाइम पे फाइब्रोइड का नजर, लेकिन ज्यादातर गायनेकोलॉजी के अंदर सर्द खुश्क दवा काम करता है। गर्म खुश्क है जो ओलिगोमेनोरिया वगैरह, लेकिन मैं ये बता रहा, ये सिस्ट के डिफरेंशियल। अगर इफ इट इज हिमरेजिक सिस्ट हो, इन्फेक्टेड सिस्ट हो, पॉलीसिस्टिक हो, चॉकलेट सिस्ट हो, ये सब चीज के अंदर आप एक काम रखना कि किसके अंदर ये प्रॉब्लम हो। और बहुत सारी इन्फेक्शन की वजह से भी होती है, जैसे कि कभी कभी किसी को सिस्ट के अंदर आके ये फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक भी हो जाते हैं, सिस्ट की वजह से चिपक जाते हैं। क्योंकि लेप्रोस्कोपी, कभी भी लेप्रोस्कोपी को प्रमोट मत करो, लेप्रोटॉमी चलेगा। लेप्रोस्कोपी जो कंप्यूटराइज हो, जो भी हो, वो उससे क्या होता है, ज्यादातर ट्यूब ब्लॉक हो जाती है। ये फनस की जो चिकट जैसे एक ये जो गम रहते हैं उसके, वो आपस में चिपक जाते हैं दोनों फेलोपियन ट्यूब यूट्रस के ऊपर, ट्यूब एकदम ब्लॉक हो जाते हैं। एक बार ट्यूब ब्लॉक हो जाए तो उसकी ट्यूब का ओपन होना मुश्किल हो जाता है, लेकिन कभी कभी दवा से ओपन भी हो जाता है वो। मैं अक्सर एक मिसाल देता हूँ कि रसोत अच्छा है, रसोत इज गुड, आई कम टू दैट पॉइंट डॉक्टर बासरा। एक भोपाल में एक डॉक्टर है, यूनानी डॉक्टर, उसका नाम नहीं बता रहा हूँ मैं। वो 10 साल हो गए तो उसके शादी होके उसके बच्चा नहीं हो रहा, तो रिपोर्ट में आया बायलैटरल ट्यूब ब्लॉक है जी। तो मैं बोला हकीम साहब, तो बोला हकीम साहब ये ठीक है, लेकिन हकीम साहब का मतलब ये नहीं कि हकीम साहब कुछ भी करे। मैंने बोला दवा मैं स्टार्ट करता लेकिन आई कांट गिव एनी गारंटी, क्योंकि कभी कभी ट्यूबरक्लोसिस होते हैं बचपन में, ट्यूबरक्लोसिस की वजह से भी कुछ लोगों को ट्यूब अडरन हो जाते हैं, बहुत सारे रीजन है वो। मैं बोला अगर एक साइंटिफिकली सोचा जाएगा तो ना देयर इज नो एनी मेडिसिन। अगर आप रिकनलाइजेशन करें सब चीज, मतलब फिर नहीं नहीं हमको दवा चाहिए। तो 10 साल हो गया था, मैंने शायद माजिद देबीदुल और अब्बे तिनकर और मोमियाई कैप्सूल ऐसा कुछ दिए थे। एक 10 साल हो गए देखे वाकई। बाद में एक महीने 2 महीने के अंदर डॉक्टर साहब का कॉल आया, हस्बैंड प्रेग्नेंट हो गया बोल के। तो अभी भी है वो, उसका पूरा रिपोर्ट उसके पास रखे। तो कभी कभी पीसीओडी के, याद रखने का, पीसीओडी की वजह से किसी को भी इनफर्टिलिटी नहीं होता है। पीसीओडी की वजह से पीरियड अगर इरेगुलर हो रहा है, पीसीओडी की वजह से अगर पीरियड इरेगुलर हो रहा है, सो देयर विल बी चांसेस ऑफ इनफर्टिलिटी। कुछ तो कितने लोग हैं पीसीओडी भी होते, 4 4 5 5 बच्चे हुआ, पता चला बाद में पीसीओडी भी था, इवन फाइब्रोइड भी होता था। क्योंकि कंसीव होने में एक ही शर्त है, ओवुलेशन होना चाहिए, स्पर्म, जिंदा स्पर्म फेलोपियन ट्यूब तक पहुंचना चाहिए, बस इतना ही। बाद में उसको इम्प्लांट करते होते। अब याद रखने का, पीसीओडी की साइज कभी भी बड़ा रहता है, कभी छोटा रहता है, तो वो हिसाब से ट्रीटमेंट का उसूल चेंज करो। विथ पेन, विदाउट पेन, विथ ब्लीडिंग, विदाउट ब्लीडिंग, विथ इनफर्टिलिटी, विथ, ये सब चीज आने के बाद में आपको उसूल इलाज में चेंजेस लाना, ये जरूरी नहीं कि एक ही। तो मेरा कॉम्बिनेशन उसमें सबसे अव्वल नंबर में एक मैरिन टॉनिक देता हूँ मेरा। आप मस्तूरिन दो, मेनोरेक्स दो, या कोई भी दवा दो, क्योंकि इसके अंदर अशोक छाल है। अशोक छाल बेसिकली आयुर्वेदिक के अंदर एक M2 टोन बोल के उनका सबसे टॉप मोस्ट मोस्ट जो ओटीसी प्रोडक्ट में आते हैं, जो काउंटर सेल में बिकने वाले मेडिकल शॉप में एक आता है M2 टोन। उसके अंदर ये जो अशोक छाल आते हैं, कोई रेड कलर का फूल आता है, वो भी हल्का सा सर्द खुश्की है वो। तो जो भी दवा उठा के देखो उसके अंदर सर्द, जैसे अनार है, कोई अनार की छिलका है, जो भी
चीज औरतों खासकर जो गुलनार है, गुलनार वो भी बेहतरीन काम करता है पीसीओडी के अंदर। कुछ भी नहीं है तो आप एक काम करो, अमला का, सॉरी, अमला का पाउडर, अमलों का पाउडर, अशोक चाली बोलते हैं उसको यूनानी में, अरशद साहब, अशोक चाली कहते हैं इसको यूनानी में। अपने मुफरात उठा के देखो, उसको मिलेंगे आपको। कभी कभी एक आध हमने हमेशा बोलते हैं कि हेल्थी वे के लोग हमेशा डेली एक आध मुफरत दवा जो कॉमन हो, ये नहीं कि अंबर मुश्क जाफरान पड़ रहा है, वो नहीं। जो कॉमन चीज पड़ रहा है हमको, जो जरूरत पड़ती है उसको पढ़ते रहो, क्योंकि अभी इंशाल्लाह एक दौर आएंगे हम सिर्फ मुफरदात से और नुस्खे से खेलेंगे, सिर्फ नुस्खा और मुफरदात, कैसे दवा बनाने का, कैसे नुस्खा लिखने का। अगले 2-3 महीने के हमारे लेक्चर उसी, क्योंकि अभी ये मुआलिजात अभी तुम लोग जीपी वाले, इसलिए मैं तुम लोग इसी के ऊपर ज्यादा जोर दे रहा हूँ। तो पीसीओडी के अंदर याद रखो, बेसिकली पीसीओडी में सर्द खुश्क दवा इस्तेमाल किया करो। अब वो लिस्ट मैंने आपको गिन गिन के बताया। लिक्विड के तौर पे आप सिरप के तौर पे एक मैरिन है, मशरूब आमला दे सकते, अंजीबार इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते। ओके। दूसरी चीज क्या है, इसमें कभी कभी कुछ लोग रुतूबत को कम करने के लिए कुछ लोग अरके मक्कू, अरके कासनी वगैरह ऐड कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। सफूफ में सबसे बेहतरीन चीज है इसके अंदर सफूफ इस्तिहाज, अगेन वो सर्द खुश्क है। सफूफ सैलानिल अगेन सर्द खुश्क है, क्योंकि ये ब्लीडिंग में भी काम करेंगे, पीसीओडी में भी काम करेंगे, ये यूट्रस की जो प्रलैप्स होते हैं यूट्रस में भी ये काम करेंगे, सर्द खुश्क है। इसलिए मैं फर्स्ट वर्ड इस्तेमाल किया। औरत रुतूबी है, औरत की ज्यादातर इश्यूज रुतूबी है, खासतौर से ये सब मामले में। तो इसमें अगर तुम मास्टरी हासिल किया, इसका फिजिक्स सीखो, इसका केमिस्ट्री मत सीखो। तो केमिस्ट्री सीखेंगे तुम, मुल्लेरियन हार्मोन, ईस्ट्रोजन, पोस्ट्रोजन, इसके पीछे तो फंस जाओगे, जिंदगी इसी में खत्म हो जाए। केमिस्ट्री की इलाज मत करो, फिजिक्स से इलाज करो। ये दवा सर्द को क्या है, ये बीमारी गर्म तरह क्या है, ऐसा पढ़ते जाओ। तो ये जो एक एक चीज जो टॉपिक के तौर पे, कभी कभी पेशेंट की दवा कभी देने से कुछ रैशेस आते हैं, कोई मिजाज हो सकते हैं, कोई फूड के एलर्जी भी हो सकती है, इसको ध्यान दिया करो। तो मिजाज के इतबार से सबसे ओलिगोमेनोरिया, अगर किसी ने क्विज कंपटीशन में एक सवाल पूछा, ओलिगोमेनोरिया किस मिजाजों में कॉमन ज्यादा हो सकते हैं, तो हम बोलेंगे सऊदा और सफरा में, क्योंकि दोनों में हरारत कम है, क्योंकि पीरियड के लिए हरारत की जरूरत। अगर किसी ने पूछा वो पोलीमेनोरिया या मेनोरेजिया किस मरीज में क्या ज्यादा होता है, जो रुतूबी हो, जो बहता हो, बलगमी और दम्बी में ज्यादातर पोलीमेनोरिया और मेनोरेजिया होता है। स्पैस्मोडिक डिस्मेनोरिया या डिस्मेनोरिया किस मिजाजों में होता है, सबसे ज्यादा खुश्की जिसके अंदर होती है, उसके अंदर भी, क्योंकि खून आने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो अगर क्लॉटेड आ रहा है तो उसके हिसाब से दवा चेंज करो, ब्लीड दर्द के हिसाब से। तो आपको बोल सकते हैं ये हिसाब से इसको। पीसीओडी अगर किसी दुनिया की हर बीमारी को आपको ऐसे बात कर सकते हैं, कोई भी बीमारी किस मिजाज में, which is more prone to या more susceptible to certain disease। तो आप एक क्विज कंपटीशन आपसे सवाल पूछा गया ना कि विच मिजाज में सबसे ज्यादा पीसीओडी का चांसेस ज्यादा। अभी मेरा जो ट्रेनिंग के बच्चे आते रहते तो मिजाज मिजाज पढ़ पढ़ के उसकी दिमाग पूरी उलट गया, तो वो एक रिसर्च चालू किया कि 4 मिजाज को 4 ब्लड ग्रुप के हिसाब से उसने क्लासीफाई किया। तो जो भी ब्लीडिंग पेशेंट आते, पीआर ब्लीडिंग पाइल्स की, तो वो परफेक्टली बताया डॉक्टर साहब 100% ओ पॉजिटिव वालों को ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, ओ पॉजिटिव वालों को ज्यादातर पीआर ब्लीडिंग होते बोलते, लेकिन वो उसकी फाइंडिंग है। तो मैं कहने का मतलब है सबसे ज्यादा मतलब पीसीओडी होते हैं रुतूबी लोग को। अगर इतनी लंबी चौड़ी टेक्स्ट भेजेंगे तो मुझे पढ़ने में निकल जाएंगे वो। तो पीसीओडी बेसिकली बलगमी और दम्बी को ज्यादा होता है, सौदावी को वेरी कम पीसीओडी होते हैं, और सफरा को ब्लीडिंग हो सकती है भी कभी कभी हरारत की वजह से। तो ऐसी हर चीज को तुम डिफ्रेंशिएट करते जाओ, कौन सी बच्चे कौन सी मिजाज में क्या बीमारी ज्यादा। तो इसमें ये याद रखने का, रुतूबी लोग के अंदर रुतूबी मिजाज, रुतूबी कई जो तदाबीर है, इसे कम सोता है, ज्यादा सोता है क्योंकि रुतूबत बढ़ता है, फिजिकल एक्टिविटी कम है रुतूबत बढ़ता है, जंक फूड खाता है रुतूबत बढ़ता है, स्वीट ज्यादा इस्तेमाल करता है रुतूबत बढ़ता है। और जितने उठा के देखो तुम उसको भी डिजीज को, ये चीज उसमें भी मिलेगी। तो कभी कभी तुम अगर तुम्हारी अकल ज्यादा कम करने लगा तो ये भी सोच के देखो
जो डायबिटिक पेशेंट को जो दवा आप इस्तेमाल करेंगे वो डायबिटिक दवा एक्चुअली पीसीओडी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी थोड़ा थोड़ा दिमाग खुल रहा होगा तुम लोग का। नेक्स्ट चाल सब तुम लोग पूछना चाहिए था डॉक्टर साहब, ये पूरी जितने भी डायबिटिक की नेचर है माहिर सेम नेचर है पीसीओडी का भी नेचर। डायबिटीज भी कॉमन होते जा रहा है, पीसीओडी भी कॉमन होता है। कभी कभी मैं समझता गायनेकोलॉजी जो लिख के देते हैं ग्लाइसिफेज, वो तो है ही मतलब दुबला करने की, लेकिन उसका भी एक रिजल्ट ये हो सकता है। ग्लाइसिफेज गायनेकोलॉजी लिख के देने की वजह ये हो सकता है कि पीसीओडी के साथ साथ उसके अंदर शुगर को लो करके लोग दुबला करने के लिए देता है वो। यस, सर्द खुश्क दवा दुनिया का सबसे बेहतरीन दवा है अगर आपको डायबिटिक डायबिटिक के लिए नहीं। डायबिटिक अभी तक इसको एग्जैक्ट इवन यूनानी वालों को भी माहियत नहीं मालूम। हम लोग सर्द बलगमी अमराज मानता है वो, लेकिन सर्द खुश्क दवा से हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट है, याद रखना ये। ऐसे ऐसी हम लोग बेवकूफी की बातें मत करो कि हम लोग ने ये ऐसे मतलब ये मत करो कि हम लोग शुगर का इलाज करो। शुगर का इलाज नहीं, हम लोग हाइपरग्लाइसीमिया का इलाज करते, इतना बोल देना। अभी कभी कभी इंसुलिन रेसिस्टेंट है तो इंसुलिन रेसिस्टेंट है तो भी हमारे यूनानी के एतबार से ये सर्द खुश्क दवा भी इसे इस्तेमाल किया करो। कोई भी सर्द खुश्क दवा, जैसे गेरू और फिटकरी का एक मुरक्कब है, वो बाद में इंशाल्लाह मैं लोग को सुखाऊंगा, पीसीओडी के लिए सबसे बेहतरीन है। अब हर्मस के अंदर पीसीओडी के लिए आप इस्तेमाल करने वाली पैटर्न मेडिसिन में एक एक ऐप उम्मा जदीद, उसके अंदर फिटकरी बिरिया वो सर्द खुश्क और गावदंदी अम्बजन है 250 ग्राम का, एक 500 का कैप्सूल है वो। कैप सेलानिल, उसके अंदर भी कैपराल ऐड किया गया, वो भी सर्द खुश्क एक्सट्रीम। और कैपराल एकदम एक्सट्रीम है, बेहतरीन रिजल्ट है इसमें अंदर। और मोचिरा से सफुफ सैलानिल बेहतरीन रिजल्ट है पीसीओडी में। इसके साथ में आप एक नजले का भी ट्रीटमेंट किया कर सकते हैं। पीसीओडी या डायबिटीज कैपराल बीडी डोज दे सकते, ये 1 OD एक्सट्रीम ब्लीडिंग के साथ पीसीओडी अगर है तो 2 BD भी दे सकते हैं। इंशाल्लाह हम आएंगे इसका डिस्कशन की तरफ। तो याद रखो बेसिकली फाइब्रॉइड के जो ट्रीटमेंट में आप आएंगे, फाइब्रॉइड में मैं इसमें इन्वॉल्व कर रहा हूँ। फाइब्रॉइड के अंदर थोड़ा सा याद रखो, फाइब्रॉइड अगर पेशेंट तुम्हारे पास ज्यादातर 40 के बाद में आते, 40 बचपन में आते हैं, तो सबसे पहले मैं जो सवाल बताया क्यों सवाल पूछा करो। क्या सवाल है? क्यों ट्रीट करना रहने दो। नहीं डॉक्टर साहब ने बता रहे वो बड़ा बेर के इतना साइज हो गया, मैं बोला रहने देना उसको। तुम्हारे पेट में 150, 200, 250 किलो का बच्चे लेके घूमता है। कभी कभी हम लोग अखबार में पढ़ते हैं 20 किलो का ट्यूमर निकाला पेट से, 15 साल से 18 साल में पेट में पड़ा है। तो सबसे पहले नोट रखो ये चीज, फाइब्रॉइड के अंदर ज्यादातर सर्जरी प्रिस्क्राइब करता है। अगर मरीज हमसे पूछा भी कि सवाल पूछने के लिए आते कुछ इलाज के लिए, डॉक्टर साहब सर्जरी कराओ है क्या, तो 3 चीज याद रखो सर्जरी व्हेन इट रिक्वायर्ड। ഒന്ന് एक्सटेंसिव ग्रोथ, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ और फाइब्रॉइड का, then you go for a surgery. Okay, number two सीवियर पेन। इतना पेन कोई दवा से मैनेज नहीं कर रहा पेशेंट, ऐसा फील हो रहा है पेशेंट को कि बस अभी ये मेरा यूट्रस उठा के फेंक दा। इस दूसरा एंड एक्सटेंसिव मतलब एकदम हेवी ब्लीडिंग, लाइफ थ्रेटनिंग ब्लीडिंग, HP6 के ऊपर तक जा रहा साथ। ये 3 चीज अगर है पेशेंट तो बोलना यू गो फॉर ए सर्जरी। ममो इसमें भी दर्ज है, अगर बर्दाश्त कर सकते सर्जरी मत करो। ग्रोथ नहीं है, जब से जब के तब से वो 3 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, तो उसको पीछे मत पड़ो। पेन भी नहीं है, ब्लीडिंग भी नहीं, ग्रोथ भी नहीं। ये 3 चीज अगर आप मैनेज कर सके, और मरीज को 3 चीज तुम अगर मैनेज करेंगे एंड वेट टिल फॉर मेनोपोज। मेनोपोज आते ही 40-45 एज होते ही एवरीथिंग ये सबसे डोके कॉपरे के जैसे श्रिंग होके खजूर के जैसे सूखा खजूर के जैसे श्रिंग हो जाएंगी। तब तक आपको बर्दाश्त अगर कर सकते, दवा हम दे सकते ग्रोथ को
ये है मेन इसकी। नहीं तो आजकल क्या है, डिलीवरी हो गया, 40 हो गया, अभी डिलीवरी की जरूरत नहीं, अभी डिलीवरी अगर हो गया तो क्या हो गया, यूट्रस उठा के फेंक दो। हम लोग क्या करते, काम हो गए तो कड़ी पत्ता को सालन से उठा के फेंक देते, जो काम हो गया तो उसको फेंक डालते, कड़ी पत्ता बना डालते। यूट्रस मरते दम तक जरूरत है औरतों को, कहीं ना कहीं उसकी सेक्रीशन की जरूरत पड़ती है। और मरीज भी ये सोचता है यार इतने साल बर्दाश्त किया, भी जरूरत है, इसको उठा के फेंक दो। ये याद रखो, अगर तुम ट्रीटमेंट नहीं भी कर पाए अच्छे, बी ए गुड काउंसलर एज वेल गुड, एक डिसीजन लेके दो मरीज को, कंफ्यूज मत करो। करना है तो करो, बोल काट के फेंक डालो। मेरे पास कितने पेशेंट आते हैं, रिच पेशेंट, हाईली एजुकेटेड, खाली इसके लिए आते हैं कि लास्ट जो सजेशन है, डिसीजन है या एक ओपिनियन है, वो अगर सर्जरी भी करना है तो सर्जन के पास में जाता है, दे विल कम टू मी। अगर अजमल ने बोल दिया सर्जरी करना, देन यू आर नॉट सपोज टू गो एनीवेयर, मतलब कोई दूसरी चीज जाने की जरूरत नहीं, आपको सर्जरी ही करना है। तो हम लोग के पास भी अगर पेशेंट आते एक बेस्ट ओपिनियन दो, कंफ्यूज में मत रहो और डर में भी मत रहो। दुनिया में सबसे ज्यादा डरपोक लोग है डॉक्टर लोग। डॉक्टर इतना डरपोक अगर रहेगा तो मरीज को क्या हिम्मत देंगे। तो मरीज को कंफ्यूजन में मत दिया, मरीज को परफेक्ट एक सजेशन दिया करो, एक ओपिनियन दिया करो। इसीलिए तो कभी भी कभी पेशेंट आते बोले तुम्हारे पास इलाज की नहीं, चलो हकीम साहब को मिल के आते। ये इसकी ये जो रियल पोल है, यानी रियलिटी क्या है, वहां से आपको मिलेगी। करना है क्या नहीं है, बर्दाश्त करना है क्या नहीं, बर्दाश्त किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो फाइब्रोइड हो, पॉलिप हो, ये सब चीज किसके लिए पेशेंट आ रहे, दर्द के लिए, ब्लीडिंग के लिए, इनफर्टिलिटी के लिए। डर साइकोलॉजिकल भी रहते बहुत सारे पेशेंट को, 70% साइकोलॉजिकल रहते हैं वो, क्योंकि ट्यूमर है। मरीज क्या समझते, डॉक्टर साहब फाइब्रोइड है, वो बात पता चला कि वो कैंसर में कन्वर्ट हो जाएगा क्या, ये अल्सर है डॉक्टर साहब, वो कैंसर ना हो जाए, मतलब कैंसर अल्सर बढ़ बढ़ के कैंसर हो जाए। तो मैंने उनको क्या मिसाल देते हैं, तुम एक नारियल की झाड़ लगाओ और एक सुपारी की झाड़ लगाओ। सुपारी की झाड़ लगाया, बाद में मोटा होने के सुपारी की झाड़ में नारियल थोड़ी आएंगे, नारियल की झाड़ लगाए तो सुपारी थोड़ी आएंगी। वो पहले से ही वो कैंसरस ग्रोथ ही है, वो डिक्टेट हमने डिक्टेट नहीं किया, बात अलग है। ये नहीं कि वो ट्यूमर बाद में दैट बिनाइन ट्यूमर कैन कन्वर्टेड इनटू मैलिग्नेंसी, ऐसा मैलिग्नेंट ट्यूमर मैलिग्नेंट से ही आते हैं, वो हेरिडिटी या जेनेटिकली कहीं ना कहीं टेंडेंसी रहेगी दैट कैन लीड्स इनटू बिनाइन मैलिग्नेंसी। ये नहीं कि वो मैलिग्नेंट ट्यूमर था बाद में बिनाइन ट्यूमर में कन्वर्ट हो गया, ऐसा कुछ नहीं। मरीज को कन्विंस करो। तुमने खजूर की दरख्त लगाया तो उसमें आम नहीं आएंगे, आम की दरख्त लगाया तो आम ही। अगर एक बार डिटेक्ट हो गया आपके पास बिनाइन ट्यूमर, नहीं डॉक्टर साहब, बाद में जाके क्या, बाद में आके इसमें थोड़ी दूसरा कुछ। यू हैव टू कन्विंस द पेशेंट लाइक दिस। ये नहीं कि हाँ यार वो बोल नहीं सकते कि ट्यूमर है, आगे जाके मरीज को आगे ये साइज बढ़ सकते, कुछ भी हो सकता है, लेकिन कैंसर नहीं हो सकते क्योंकि ऑलरेडी डिटेक्ट हो चुके हैं। तो कभी भी गायनोकोलॉजिकल केसेस आते तो मरीज कभी कभी गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाके थक के तुम्हारे पास है, तुम उल्टा सीधा जवाब मत दिया करो, उल्टा सीधा सजेशन में मत दिया करो। पेशेंट के अंदर एक इम्प्रेशन ये हो जाएंगे, समझा। ये यहाँ इसी की बात नहीं कर रहा मैं, सिर्फ गैनक की, वेदर इट इज कार्डियाक हो, कोई भी डिजीज हो, मरीज को मालूम होना चाहिए हकीम साहब की जो बोल है। आई एम मेटाप्लासियल कमिंग टू दैट थिंग, आई एम कमिंग लोकल मेटास्टेसिस, ये जो हमेशा याद रखने का, मरीज को कभी भी कंफ्यूजन में मत रहो। अगर तुमको मालूम नहीं तो पेशेंट को ओपन बोल देना, मैं इस चीज में जाहिल हूँ या मजहूल हूँ, आप फलाने जगह पे डॉक्टर के पास चाहिए, उसमें बोलने में क्या प्रॉब्लम। इवन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कभी भी कोई शिकायत लेके आते तो बोलते हारिस इब्न खुल्दा के पास कल फलाने फलाने जगह बेचता था, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जानकारी क्या, नबी के पास इतना ये नहीं, जिसका वो है, जिसके हाल वाले उसके हाल वाले के पास भेज दो। दूसरी हमेशा हमारे पास एक कंप्लेंट आते है यूएसजी के हाइपरप्लासिया या यानी कि बोलते कि बल्कि यूट्रस। व्हाट इज बल्कि यूट्रस? बल्कि यूट्रस, यूट्रस की साइज थोड़ा सा बढ़ना, एक हाइपरप्लासिया हो। जैसे अभी मैं ऐसा बैठा हूं, कोई मेहमान आ रहे तो हम लोग थोड़ा सीधा सीधा बैठता है,
या कोई मैं जिम में जाता हूँ, ऐसा एकदम ऐसा बढ़ता, तो कोई आदमी देख रहा मैं जिम से उतर के, तो मैं क्या चलता सीना थान के, ऐसा नहीं क्या, एकदम बल्कि स्टैंड, जैसे सलमान खान कैसे चलता है। जिस दिन सलमान खान ने सांस बंद करना छोड़ दिया, उसके पेट बाहर आ जाएंगे, वो कॉन्शियसली चलता है क्योंकि पब्लिक मानता है इज अ बॉडी बिल्डर है, समझा। तो बल्कि यूट्रस जैसे 40 के बाद में तमाम औरतों में बल्कि यूट्रस मिलेंगे। बल्कि यूट्रस इज अ साइन ऑफ रुतुबा। हाइपर एक्टिविटी भी होती है इसके। हाइपर एक्टिविटी के बाद में रुतुबत की तरफ चले जाए, जैसे कि अभी कोई आप एक मुर्गी को काट के डाल के देखो, मुर्गी की जान निकलने से पहले मुर्गी इतना एक्सट्रीम काम करता है, मतलब जान इतना निकालने की कोशिश करते बच्चे, तब वो मरी, उसकी पूरी साइज बढ़ जाती। जैसे मोमबत्ती बुझने से पहले पटकता है, मतलब बट 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 करके, मतलब ओवर जलता है, वो बाद में बुझ जाता है। तो 40 के बाद में हाइपरप्लासिया स्टार्ट होते हैं, मैं उसको बोलते हैं, मतलब ग्रोथ मतलब बढ़ गया उसके अंदर। ये ऋतु भी है एक्चुअली। ये जरूरत नहीं है दवा, क्योंकि ये जो ऐसा यूट्रस था थोड़ा सा ऐसा हो जाता है, वो 40-45 में वापस अपनी जगह पे चले जाते हैं। वो एक इंफॉर्मेशन दे रहे हो। अगर वो टाइम पे ज्यादा गर्म दवा दिया तो इट्स गुड, या गर्म दवा की जरूरत पड़ती है, गर्म खुश्क दवा की। जैसे आप घुटना, अभी ओ ए बोलते हैं नी पेन, घुटना सूज गया, घुटना सूझा नहीं है वो, वहां भी एक हाइपर, वहां रुतुबत डिपॉजिट हुआ है, बीमारी नहीं हुआ, रुतुबत इम्तिला है वो। हम लोग क्या करते, एक्सरसाइज करते या कोई नी कैप रख के या कोई लैब लगा के उसको कम कर डालते। तो इसके अंदर सबसे बेहतरीन ट्रीटमेंट आपको अगर देना है बल्कि यूट्रस, पहले इसको काउंसलिंग करो, दिस इज नॉट ए डिजीज। अगर आपको दवा चाहिए तो वो हिसाब से गर्म खुश दवा में सबसे पहले माजुन फलासफा 10 ग्राम इतना है। कभी के कुछ लोग को मेनोपॉज हो भी रहे तो 3-4 महीना और उसको प्रॉपर ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। 25 ईयर में भी अगर हो गया हाइपरप्लासिया तो यू मस्ट सस्पेक्ट मेनी थिंग्स। ऐसा नहीं कि वो हाइपरप्लासिया 25th एज में भी हो सकता है, कोई हार्मोन के वजह से, कोई दवा से, कोई डिजीज के से। अगर मरीज पेशेंट अगर 2-3 डिलीवरी हो चुकी है तो थोड़ा हाइपरप्लासिया तो कोई डरने की जरूरत नहीं। लेकिन एक मॉनिटर दिमाग में रखना, उसके कॉन्शियस रखना कि इसकी इस मरीज का यूट्रस बड़ा है। 1-2-3 महीने के अंदर एक यूएसटी चेक करके देखो ताकि साइज में कुछ 19-20 हुआ है कि यहां भी आपको रुतूबत को कम करने वाली दवा दी। अगर 25 एज का है तो सर्द खुश्क दवा दे सकते, क्योंकि उम्र क्या है, हर शिन्न शबाब है, गर्मी है। अगर कहूलत में अगर बढ़ रहे, कहूलत इज ऑलरेडी ये बरूदत की एज में खत्म हो गया, 40 के शिन्न शबाब, वहां ज्यादातर गर्म खुश्क दवा से इलाज किया करो ये सब डिजीज को। सर्द खुश्क दवा मत है। अब अजरा की वंडरफुल, अजरार अहमद वेरी गुड। बल्कि यूट्रस इज वेरी गुड आफ्टर 35 के बाद में। मैं खुद बोलता हूँ आफ्टर 35 में कोई भी आदमी हो औरत हो, एक अभ्यास रहा कि रात में खाया करो, महीने में एक 3 महीना 1 बीडी भी चलेगी, कि वो असाबी रुतूबी यानी कि हरारत को मेंटेन रखता है बॉडी, यानी कि शबाब को मेंटेन रखता है, वो खा सकता है कंटिन्यूस। दारचीनी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो है। इंशाल्लाह अपन इसके अंदर मुफरदात के अंदर पर तफसील से कि दवा कहाँ का इस्तेमाल करेंगे, इस बात करेंगे। ओके। सो बाद में एडिनोमायोसिस आता है, एंडोमेट्रियोसिस आता है। व्हाट इज एंडोमेट्रियोसिस? एंडोमेट्रियोसिस का डेफिनेशन क्या है? एंडोमेट्रियोसिस, एंडोमेट्रियम यानी कि इनर लेयर ऑफ द यूट्रस की जो टिश्यू है वो आउट ऑफ द यूट्रस की दूसरी जगह पे पाया जाना, दैट इज व्हाट इज एंडोमेट्रियोसिस। कभी कभी आपकी समझो यहाँ एंडोमेट्रियोसिस का टिश्यू अगर डेपोसिट है आपके हाथ के ऊपर, तो एवरी पीरियड के टाइम के वहां से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, वहां लाल हो जाती है। कभी कभी इंट्रा abdominal में कहीं भी जगह पे आपकी जो मिसेंट्री में या कोई भी यूट्रस की बाहर की तरफ अगर सपोज एंडोमेट्रियोटिक टिश्यू डेपोसिट है, तो वो टाइम पे, पीरियड के टाइम पे, वहां जहां यूट्रस के अंदर जो जो चेंजेस होते हैं, प्री ओवुलेटरी, ओवुलेटरी, सेक्रेटरी, वो सब चेंजेस वो सेल में भी होते हैं, क्योंकि सेम सेल है वो। कभी कभी ब्लीडिंग नहीं होता, स्वेलिंग होता, तो पेन होते हैं हर पीरियड के टाइम पे, वो एरिया से पेन स्टार्ट होता है, क्योंकि वो हाइप्रीमिक हो गया, ब्लड वेसल डायलेट हो गया, लेकिन ब्लीडिंग नहीं हो रहा है। जितने यूट्रस की पेन है वो सब चीज जगह पे होता है। ये वो इसके अंदर यूनानी में पर्टिकुलर मेडिसिन मुझे अभी तक मिला ही नहीं। अगर इंटरनल कई पार्ट में है तो उसको एक सर्जरी करके निकाल देते हैं, जैसे यूट्रस की अगर रहा तो। इसमें भी हम लोग को क्या कर सकते हैं, इसमें भी सर्द खुश्क खमीरा मरवारी इज द बेस्ट ड्रग ऑफ चॉइस एंड सफोफ्रस होती है, मेरी तजुर्बा है।
आपको किताबों में नहीं मिलेंगी, और कैप उम्मा जदीद, इससे आपको उससे फायदा मिलता है। ओके, ये हुआ मतलब एडिनोमायोसिस के अंदर भी बेसिकली रुतूबी है, वो भी उसमें भी आप याद रखना, क्योंकि ये सब चीज के अंदर फर्स्ट और सेकंड डिग्री गर्म खुश्क दवा से एडिनोमायोसिस स्टार्ट कर, गर्म खुश्क और सर्द एडिनोमायोसिस के अंदर। बाकी जितने ब्लीडिंग डिसऑर्डर रुतूबत, अभी मेरा एक दोस्त है, मेरे क्लासमेट है वो, मैंने उसको कभी ऐसे डिस्कशन में उसको बताया थे कि पीसीओडी को नजले की उसूली लो, जैसे मैंने बताया, जैसे डायबिटिक वो क्या करते, पीसीओडी में त्रिफल को दुष देता है, त्रिफल को दुष अब्बे तिंकार एंड अब्बे रसोत, या कभी कभी अब्बे अजराकी देता है, ये चीज से उसमें फर्क पड़ जाता है। नेक्स्ट है यूट्रस। मैं एक्चुअली ट्राई कर रहा हूँ ये चैप्टर क्लोज करने के लिए, मतलब टॉपिक बाद में अपन उसके अंदर डिस्कस करेंगे। बाद में साथ में जो प्रॉब्लम है, जैसे वजेनाइटिस है, सर्विसाइटिस है, मेट्राइटिस है, उफ्राइटिस है, साल्पिंगिस है, दीज आर ऑल इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस। अब सर्विसाइटिस एक वेरी कॉमन डिजीज है। अब कभी बीच में रिपोर्ट भी आया था, जैसे सैलानुरैम की शिकायत जो जिसको भी होता है, ज्यादातर केस 70 to 90% सर्विसाइटिस या फंगल इन्फेक्शन जो भी हो। इसलिए कभी कभी 2 साल के बच्चियां कम होते, बोले माँ पूछते नहीं नहीं डॉक्टर साहब इतने छोटे बच्चे में, तो बोला आके पैंडी चेक करो, नहीं हाँ यार पैंडी के नीचे येलोइश कलर रहते, वह जल्दी फट जाती है, उनको मालूम नहीं, बच्चे को भी नहीं, मेरी माँ भी चेक नहीं करते, तो बच्चे हमेशा वीक होते चले जाते। एसिडिटी इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन रीजन फॉर दैट थिंग्स। मुजम्मिल इतनी बड़ी चीज नहीं पढ़ सकते तो रिपोर्ट भेजे, मैं बाद में बात करता। तो बच्चे को अगर, यंग बच्चे को अगर सैलानुराम और है, सबसे बेस्ट 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 मेडिसिन है बच्चे को 2 साल 3 साल की, प्राइमरी कॉम्प्लेक्स जो होता है बच्चे को, बाल टीबी जिसको कहते हैं प्राइमरी कॉम्प्लेक्स, और एसिडिक बच्चे को अक्सर सैलानुराम होते हैं। बच्चा, माँ बाप आके क्या बोलते हैं, कुछ खाता नहीं, बाल गिरता है, दुबला है, आंखों के सामने अंधेरा आ गया, जैसे बुढ़ी जैसे लगता है। मशरूब आमला और अब्बे मरवारी या कुर्स कुश्ता मरजान, ये सबसे बेहतरीन चीज है। ओके, बच्चे को तुम माजुन मोचिरस, ये सब लॉजिक है, मैं बहुत लोग को देखते हैं सब लिख के देते हैं, बच्चे माजुन मोचिरस नहीं खाएंगे, माजुन सफारी पाक नहीं खाएंगे, माजुन मुकव्विरा मत खिलाओ उनको। कुछ कुछ तक गावदंदी दो या अब्बे मरवारी दो या मशरूब आमला दो, विद इन 3-4 days। कुछ लोग मैंने शरबत उड़ना भी देते, माँ बाप आके बोलते मेरे मरवारी दिस ऑल्सो गुड, बहुत टेस्टी हो, मरवारी भी बहुत बच्चे शौक से खाते हैं, खा मेरा मरवारी। डॉक्टर जब से आपके दवा खाया बच्चे की, अभी पैंडिक चेक करता, क्लीन है, कोई प्रॉब्लम, पहले यूरिन ट्रिप होता था येलो कलर, सब कुछ नहीं, बच्चा खा रहा है, वजन अच्छा हो गया, बाल अच्छा हो गया, पेट अच्छा हो गया, टेंशन हो गया, चेहरे से रौनक आ गया। 1 मिनट है। ये सब मिलेंगे सर्विसाइटिस में, तरफ मैं आ रहा हूँ, मैं एक सिम्टम के हिसाब से सैलानुरम को बोल रहा है। सैलानुरम मॉडर्न मेडिसिन क्या बोलते हैं, सैलानुरम इज नॉट अ डिजीज। वो डोज सब वगैरह पूछेंगे तो ऑफिस साहब ने बोला अकॉर्डिंग टू एज, मैं बताऊंगा एक दिन अपन लेक्चर लेंगे सबको, दवा की डोसेज क्या है, क्योंकि बहुत लोग को अभी भी नहीं मालूम कितना, अभी कभी रहनुमाई फरमाइए बोल के दवा लिखते तो मैं दवा बेचता हूँ, फिर उनको बोलना पड़ता, फिर पूछते डॉक्टर साहब कितने देना है, अरे यार हम तो बियोमस डॉक्टर है, फिर डोज भी लिख के दो, फिर मैं डोर डोर डोज बताएंगे, बाद में बोलेंगे डॉक्टर साहब वो कितने दिन तक खिलाना है। ये सब एक अपने पास बेसिक इंफॉर्मेशन होना चाहिए, वो मैं बताने में मुझे कोई प्रॉब्लम है, 100 बार बता सकते, लेकिन दूसरे लोग को चिढ़ जाते हैं यार ये सब चीज छोटी। वो एक दिन हम लोग क्या करेंगे, 1 घंटा पूरा डोसेज के ऊपर लेक्चर लेंगे, दवा कितना डोज देना है, कब देना है। ओके, तो सैलानुरैम के अंदर याद रखना, बड़े मॉडर्न वाले बोलते हैं फिजियोलॉजिकल सैलानुरैम है एक, आफ्टर पीरियड के अंदर, प्री पीरियड के अंदर 1-2 दिन लाइट वाइट डिस्चार्ज होते हैं, दैट इज फिजियोलॉजिकल, इसका ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं। कभी कभी ट्रीट लुकोरिया विथ फॉल्स स्मेल, विथ येलोइश डिस्कलरेशन, विथ फीवर, सब रहते हैं। बेसिकली याद रखने ये सैलानुराम का भी, अगर तुम एक्सपर्ट हो गए, इतने सारे औरतें आजकल मिलेंगे तो याद रखना, ज्यादातर सफरावी मिजाज को सैलानुराम होता है। नंबर 1, 100% लिख के रखो टॉपिक।
अगर आपको सिर्फ सैलानुरैम की हिस्ट्री मिला तो हाथ रख के पूरी आपको नर्व्स बता सकते हैं तुमको। तुमको सैलानुरैम के तो समझ में आए मरीज का मिजाज सफरा भी, अभी तुम नर्व्स में हाथ रख के पूरी बोल सकते हैं नर्व्स में ये तुम्हारी क्या 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 प्रॉब्लम, खाली सैलानुरैम मिलने से। दिस इज व्हाट इज हिकमत। इंशाल्लाह अभी एक लेक्चर हमने स्टार्ट में किए थे, शायद अभी नब्बासी के ताल्लुक से एक बार आप एक लेक्चर पूरा रखेंगे, हाउ टू रीड नर्व्स। उसके लिए आप लोग को फंडामेंटल नॉलेज बाद में रखना पड़ेगा। ओके, सो ये हो गया मतलब। तो इसके लिए सबसे बेहतरीन दवा है सफूफ सैलानिल। सैलानुरैम के लिए अगर बच्चे कैप्सूल अगर खा सकते तो 1 BD दे सकते, सफूफ सैलानिल भी खा सकते अगर शहद में मिक्स करके, मशरूब आमला काफी है। फिर मरवारिद, जो सदफ हो, मरवारिद की कोई भी कटन हो, सर्द खुश्क दवा है, मोचिरस है, अंदर तक पड़ता था सैलानोल बोल के, तो सब गेरू, माजू, ये मुर्दार संगीत से सब सर्द खुश्क दवाई रहते हैं इसके अंदर। राल सबसे बेस्ट है, क्योंकि अगर सीवियर सैलानुरैम तो कैप राल दे सकते हैं, 2 BD भी दे सकते हैं इसके अंदर। ओके, तो ये मतलब समझो सैलानुरैम के बच्चे के लाइन ऑफ ट्रीटमेंट अलग है। बच्चे को बुखार देखा करो, एनीमिक कंडीशन में भी सैलानुरैम होता है, लोकल फंगल इन्फेक्शन के वैसे होते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन वैसे होते हैं, वो सब तफसील तुम पढ़ो। मैं एक फंडामेंटल चीज बता रहा हूँ आपको, उसको कैसे मैनेज करना है। और बड़ों में तो बहुत सारे मोचिरस है, सुपारी पाक, ये सब दे सकते हैं। तो ओवरऑल अगर आप लोग अगर गैनक के अंदर जो डिसऑर्डर करेंगे, ये सब चीज ध्यान दिया करो, क्योंकि हम लोग एक हकीम है, हम लोग की बात में एक परफेक्शन होना चाहिए, हमारे बात में क्लैरिटी होना चाहिए, हमारे बात में एक वजन होना चाहिए। इधर उधर की बातें मत, नहीं है तो सॉरी बोल दो, सॉरी टू से आप अभी पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ के बाद में आपको इलाज करेंगे। ओके, आई होप हम लोग थोड़ा बहुत ऑलमोस्ट अभी बाकी जितने भी है टॉपिक्स उसके अंदर सर्जिकल, अभी CF यूट्रस आता है, अगर मांगता है तो वो और एक लेक्चर हम ऐड कर सकते हैं इसमें, हम लोग तो क्वेश्चन आंसर रखेंगे सिर्फ नेक्स्ट एक सेशन। अलाउद्दीन से मेरा रिक्वेस्ट है, नेक्स्ट एक सेक्शन है कि क्वेरीज एंड कॉमन ये जो रहते हैं कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन जो रहते हैं, तो सिर्फ गायनक का क्वेश्चन आंसर का एक लेक्चर रखेंगे, क्योंकि बहुत लोग का क्वेश्चन आ रहा है। तो अगले संडे क्वेश्चन आंसर रखेंगे, उसके ऊपर हम लोग जो बच्चे कुछ टॉपिक है जैसे CAF सर्विक्स है, उसको कैसे मैनेज करेंगे, CA की CA को कैसे मैनेज करेंगे, वो प्रैक्टिस, क्योंकि इनफर्टिलिटी एक बड़ा टॉपिक है। इनफर्टिलिटी, मेल इनफर्टिलिटी और फीमेल इनफर्टिलिटी, वो एक अलग टॉपिक आएंगे बाद में, क्योंकि ये सब चीज आजकल बहुत ही कॉमन हो चुके हैं। क्योंकि इनफर्टिलिटी सब तुम लोग अगर एक्सपर्ट हो गए, उनको खुद भी मालूम, मरीज को भी मालूम, मॉडर्न में कोई टॉपिक ऐसा नहीं है कि जो इनफर्टिलिटी में थोड़ा सा सर्जिकल, थोड़ा सा IVF और ICSI वगैरह है, बाकी कुछ उन लोग भी जानते हैं। तो वो सब लोग हमारे पास आने वाले, अभी याद रखो, सब भटक के घूम फिर के सबको मालूम पड़ रहा है वहां कुछ नहीं, खाली बूढ़े बड़ा बड़ा चिल्लम चिल्ली एडवर्टाइजमेंट है मॉडर्न में। अब अच्छे अच्छे लोग को पहले से समझ में आए थे, जो अनपढ़ लोग को अभी समझ में आए मॉडर्न में कुछ नहीं, तो वापस आ रहा है, तो वापस आके तुम्हारे दुकान में तुम्हारे घर में आने वाले हैं, तो तुम्हारी बहुत बहुत जान संभाल शुक्रिया। के रखो। ओके, थैंक यू। बहुत 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 शुक्रिया हकीम KT अजमल सर। और हम अपने मेंबर्स को एक बात बताना चाहते हैं कि जितने भी आपके क्वेश्चन हैं वो सर के पर्सनल नंबर पर आप सेंड कर सकते हैं।